नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में डीजेनरेसी केस जब आती है तब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। तो डीजेनरेसी का मतलब है, जैसे कि हम जानते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का और वो यम क्रॉस यन टाइप की मैट्रिक्स बन रही है, मतलब कि O1 टू OM और जो डेस्टिनेशन है D1 टू DN। तो इस प्रॉब्लम का जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वो कितने होते, नंबर्स, मतलब कि एलोकेशन, नंबर ऑफ एलोकेशन फॉर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो वो होता है m+n-1। तो इतना रहेगा तब तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, और इसको बोलते हैं नॉन डीजेनरेट, नॉन डीजेनरेट। लेकिन अगर इससे कम हो गया हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जो है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लेस दैन m+n-1 हो गया, तब इस स्टेज में या इस स्टेट में हम बोलेंगे कि ये जो है डीजेनरेट केस है, डीजेनरेट केस है। तो इस सिचुएशन में कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो ध्यान से देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे आप आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, मैं यहाँ से प्रॉब्लम मेरे पास ऑलरेडी मैं लिखा हुआ हूँ। तो इसको समझिए कि जैसे कि ए प्रॉब्लम में हम पहले किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को देख करके पहले ये जज करते हैं कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए हमें टोटल सप्लाई टोटल डिमांड के इक्वल होगा। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो 40, 15 और 10, तो ऐड होगा तो 55 और यहाँ पर 65। इधर से हम कैलकुलेट करते हैं तो 30, 20, 50 और 15, 65। तो टोटल ये 65 है, जहाँ पर कि सप्लाई डिमांड के इक्वल है। ओके, यहाँ पर हम कह सकते हैं टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए बिगिनिंग लेवल पर मुझे तीन विधि में से मेथड से किसी एक को चूज करना होता है। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट कार्नर रूल होता है, मैट्रिक्स मिनिमाइजेशन मेथड होता है, या इसी को लिस्ट कास्ट मेथड बोलते हैं, और वह मेथड वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो हम ज़्यादातर वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जो वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, उसके लिए मुझे पेनाल्टी निकालनी पड़ती है। तो मैं इसके पेनाल्टी को यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, ये लास्ट का ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ से हम इसको थोड़ा ऊपर कर दें, क्योंकि हमें जितना ज़रूरत है उतना ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम पेनाल्टी के लिए स्पेस बना ले रहे हैं। ओके, इधर भी बना लेते हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम इसको P1, P2, P3 एंड सो ऑन आगे कर देंगे। यहाँ पर भी P1, P2 पेनाल्टीज, P3 एंड सो ऑन। ओके, तो हम लोग अगर रो को देखें, अगर मैं रो को देखूं तो रो में सबसे कम 2 दिखाई दे रहा है, 2 से बड़ा 3 है, 2 और सेकंड भी 2 ही है, तो इसका 0 होगा, कह सकते हैं पेनाल्टी। ओके, यहाँ पर पेनाल्टी 0 होगा। ऐसे ही दूसरे में देखें तो 1 और 2, तो इसका 1 पेनाल्टी होगा। तीसरे में 1 1 है तो 0, ऐसे देखें तो 1 होगा, और ऐसे देखें तो इन दोनों का भी 1 ही होगा। इसमें देखा जाए तो 1 के बाद 2 है तो 1 होगा। तो सब यही 1 और 1 तो सबसे ज़्यादा दिख रहा है, और दूसरा 0 है, तो 0 1 में सबसे बड़ा 1 है, तो 1 को हम पहले पुट करेंगे। तो हम देखेंगे कि सबसे छोटा कास्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, किस रो के करस्पॉन्डिंग या किस कॉलम के करस्पॉन्डिंग। तो देखिए, सभी कॉलम में या सभी रो में
इस फर्स्ट को छोड़ दीजिए, वैसे भी इसमें तो नहीं है, इसमें 0 है। तो सबसे कम तो यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ 1 है, तीनों में है। तो इसी तीनों 1 के करस्पॉन्डिंग किसी एक को हम चूज कर लेते हैं। तो सपोज करिए, मान लीजिए मैं ए वाला 1 चूज करता हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ सोचना होगा डेस्टिनेशन 3 को 30 यूनिट चाहिए और 1 सबसे कम कास्ट में ओरिजिन 3 पर 40 यूनिट है। तो ये इसको 30 यूनिट यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा और इसका 10 यूनिट बच जाएगा और इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है। ओके, इसके बाद फिर हम दूसरा कैलकुलेट करेंगे। तो ये लास्ट ख़त्म हो गया। तो लास्ट यहाँ पर अभी बचा है। तो यहाँ पर जो हम पेनाल्टी यूज करेंगे तो तीनों को यूज करेंगे तो ये 1 ही आएगा। ओके, इस साइड में अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर इसको छोड़ करके इन दोनों का, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पर 2 है। ओके, और यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो यहाँ पर चूँकि तीनों है, तीनों नहीं, सिर्फ मुझे इन्हीं 2 में जज करना है। ओके, तो 2 में जज करना है तो इनमें ध्यान दीजिए 2 2, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 4 1, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 1, यहाँ 2। ओके, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है। पहले मैं इसके करस्पॉन्डिंग किया था, अब मैं इसके करस्पॉन्डिंग कर रहा हूँ। तो 3 में सबसे कम कास्ट यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है। तो D2 को 15 चाहिए, यहाँ 15 है, तो ये पक्का है कि 15 यहाँ से ले लेगा। ओके, ये 15 यहाँ पर कवर कर लेगा। मैं इस 15 को ऐसे लिख देता हूँ और यहाँ से ले लेगा, यहाँ पर कैंसिल, तो ये भी पूरा कैंसिल हो गया। ओके, अब मुझे यहाँ पर जो भी टर्म एंड कंडीशन बचे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर अब मैं लास्ट को यूज कर रहा हूँ तो केवल सिंगल ही है, 2 तो कंप्लीट हो गए हैं, तो इसी में डायरेक्ट पुट कर देना है। तो और कोई दूसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो ये जो यहाँ पर 1 है इसको पहले पुट करेंगे क्योंकि कम कास्ट है, तो यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर 10 आ जाएगा। ये 10 कैंसिल होगा, इसका 10 बचेगा और ऊपर यहाँ पर 10 बच रहा है, इस 10 को यहाँ पर ला के ऐसे कट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा बन गया। कह सकते हैं कि जो हमारा बिगिनिंग में एलोकेशन होता है वो इस विधि से हो गया। अब मुझे क्या काम करना है कि अब इस प्रॉब्लम को आगे मुझे फर्दर सॉल्व करना है। तो फर्दर सॉल्व करने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, या मैं एक नया टेबल भी बना सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर टेबल बनाऊँ तो देखिए यहाँ पर ये आसानी से बन जाएगा टेबल और काफ़ी अच्छा होगा। मुझे 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है। ओके, तो हम जल्दी से बना देते हैं 3x3 की मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पर हम लिख देते हैं O1 O2 O3, यहाँ पर D1 D2 D3। ओके, और यहाँ पर कास्ट है 2 2 3, यहाँ पर है 4 1 2 और यहाँ पर है 1 3 1 1 3 1। ओके, अभी तो हमने काउंट ही नहीं किया कि इसमें जो सॉल्यूशन है डीजनरेट है कि नॉन डीजनरेट है। तो अगर मैं देखूं तो डीजनरेट सॉल्यूशन के लिए मुझे जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है उसका जो नंबर होता है m + n - 1 होता है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बिगिनिंग में। तो ये 3 है +3 है -1, 6 - 1 यानी 5। इसमें हम देखें तो कुल कितने अलॉट हैं, 4 ही हैं। 1 2 3 4 ही यहाँ पर अलॉट किए गए हैं। 10 यहाँ पर इसको मैं सर्किल कर ले रहा हूँ, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 30। ओके, और यहाँ पर क्या है 10 है। तो अब हम करेंगे क्या कि हमारा जो तो एक केस क्या हो गया, 5 आना चाहिए लेकिन ये 4 ही एलोकेशन हो पा रहे हैं। तो ये हो गया नॉन डीजनरेट केस। इस सिचुएशन में, सॉरी नॉन डीजनरेट नहीं, इसे बोलेंगे डीजनरेट केस। तो इस डीजनरेट केस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक आइडिया है जो कि मतलब कई सारी किताबों में वैसे ही दिया है, वहाँ से मैंने सीख करके आपको यहाँ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो इसमें क्या है कि एक इंडिपेंडेंट प्लेस पर जा करके एक अपने से एप्सिलॉन पुट कर देते हैं और लास्ट में उस एप्सिलॉन को हम 0 कर देंगे। ओके, तो देखिए, तो जैसे इंडिपेंडेंट प्लेस किसको हम बोलेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर जहाँ पर कि लूप बन जाए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कहने से ये क्या हो रहा है, ऐसा प्लेस जहाँ पर लूप बन जाए उसको डिपेंडेंट बोलेंगे। ओके, मैं अगर आपको डिपेंडेंट की डेफिनेशन बताऊं तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बताना है, तो मैं एक टेबल ले रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, उसकी हेल्प से मैं आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को समझाता हूँ। ओके, जैसे कि यहाँ पर सपोज करिए इस टाइप से प्लेस है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो मैं अगर यहाँ पर एक एप्सिलॉन भर दूँ ना तो इसे डिपेंडेंट प्लेस बोलेंगे, इसे बोलेंगे डिपेंडेंट। इस एप्सिलॉन को डिपेंडेंट बोलेंगे, मतलब इस प्लेस को डिपेंडेंट प्लेस बोलेंगे। यहाँ पर कुछ भी हम पुट कर रहे हैं तो ये लूप बना ले रहा है, देखिए ऐसे करके लूप बन जा रहा है। जहाँ पर लूप बन जाएगा उसे हम बोलेंगे डिपेंडेंट प्लेस। अब देखिए, जैसे कि मैं अगर इसी एप्सिलॉन को मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, ठीक है, तो आप लूप नहीं बना पाओगे। कैसे, आप कैसे बनाओगे? लूप जब भी बनता है तो आपको एक जगह से स्टार्ट करना है, आगे बढ़ना है, या नीचे भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ भी जाइए सीधे जाइए, फिर स्ट्रेट घूमिए 90 डिग्री पर, ऊपर भी जा सकते हैं, ऐसे भी घूम सकते हैं, ऐसे भी घूम सकते हैं, ऐसे भी फाइनली वहीं पहुंचना है। तो किसी भी तरीके से घूमना है आपको, स्ट्रेट जाना है, फिर 90 डिग्री पर टर्न होना है, आगे भी जाना, ऐसे भी टेढ़ा मेढ़ा भी बना सकते हैं, लेकिन सब जगह टर्म एंड कंडीशन है स्ट्रेट लाइन जाइए, 90 डिग्री पर टर्न होइए। ओके, चाहे लेफ्ट राइट चाहे जिधर भी टर्न होना है हो सकते हैं। तो इसलिए यही मैं जस्ट बिफोर बताया कि यहाँ पर अगर मैं कर दूँ तो ये डिपेंडेंट प्लेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो एक लूप बन गया। लेकिन बाकी अगर मैं इसको यहाँ पर कर दूँ तो यहाँ पर लूप नहीं बन पाएगा, तो ये इंडिपेंडेंट प्लेस है। ओके, ये जो प्लेस है इसको हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट प्लेस। वैसे ही इस एप्सिलॉन को हम चाहें तो कहीं और भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर तो रख ही पा रहे हैं, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ भी रख सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर रख दीजिए, ये भी इंडिपेंडेंट प्लेस है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख दीजिए, ये भी इंडिपेंडेंट प्लेस है। जहाँ पर लूप नहीं बन पाए, यहाँ कैसे बनेगा, यहाँ से यहाँ आ गए या यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, अब कहाँ जाएंगे, ऐसे तो मिला नहीं देंगे। मुझे 90 पर घूमना है तो मुझे यहाँ से स्टार्ट किए, ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आए, तो यहाँ पर है ही नहीं, तो फिर कहाँ से लूप बनेगा। फिर यहाँ होता तो यहाँ से फिर यहाँ आते तो ये डिपेंडेंट हो जाता। ओके, तो इस तरीके से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आप समझ गए होंगे। जहाँ लूप बन जाए वो है डिपेंडेंट, जहाँ लूप न बने वो है इंडिपेंडेंट। ओके, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक इंडिपेंडेंट चॉइस लेना है और वहाँ पर एप्सिलॉन पुट कर देना है। तो इंडिपेंडेंट चॉइस देखिए यहाँ भी हो सकती है, यहाँ पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर बनाओगे तो यहाँ से ये देखिए ये क्या बन रहा है, ये लूप बन जा रहा है, तो वहाँ पर नहीं है। ओके, यहाँ पर अगर हम सोचें कि यहाँ पर, तो यहाँ पर ये भी इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेंगे तो यहाँ से कैसे लूप बनेगा, यहाँ से लूप नहीं बन पाएगा। ओके, यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो यहाँ से फिर यहाँ, तो यहाँ से फिर डायरेक्ट थोड़ी ना आ पाएंगे, या फिर यहाँ से यहाँ पर आके 15 पर आते, ऐसे अगर यहाँ कोई रहता तो हो जाता, लेकिन वहाँ कोई है नहीं। तो इस तरीके से मुझे इंडिपेंडेंट प्लेस खोजना है, तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट प्लेस है। इस प्लेस को डिपेंड बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर लूप बन जाएगा। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एप्सिलॉन अपने से पुट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा कुल कितने हो गए, अब कुल m + n - 1 जो टर्म होता है, तो 3 + 3 - 1 यानी कि 5 प्लेस हो गए। तो अब इस सिचुएशन में अब मैं यहाँ पर UV टेस्ट लगा रहा हूँ। UV टेस्ट लगा करके मैं चेक करता हूँ कि बाकी चीज़ों को कैसे कैलकुलेट किया है। जैसे कि यहाँ पर U1 = U2 U3 ये लेना है, और फिर यहाँ पर V1 = V2 और V3 = तो आपको पता है किसी एक को मुझे 0 मानना होता है, ठीक है।
जिसमें ज़्यादा भरे होते हैं उसमें हम मतलब जिस रो या जिस कॉलम के करस्पॉन्डिंग ज़्यादा एंट्री भरी हुई है, एलोकेट हुई है, उसके करस्पॉन्डिंग यू या किसी भी को जीरो हम लेट कर सकते हैं। तो सपोज करिए कि यहाँ पर देखिए ऊपर वाली लाइन भरा है तो इसको मैं जीरो ले लूँ। इसको जीरो लेने से चूँकि ए और यहाँ पर इन दोनों का जो सम होता है, इन दोनों का सम यही 2 आना चाहिए, क्योंकि फार्मूला होता है एलोकेटेड सेल के लिए, एलोकेटेड सेल के लिए फॉर एलोकेटेड सेल के लिए यू आई प्लस भी जे इक्वल टू सी आई जे होता है। तो इसलिए इन दोनों का सम यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो इस प्रक्रिया को मुझे फॉलो करने के लिए मुझे यहाँ पर पुट करना होगा यहाँ पर 2, तभी 2 और 0 का सम 2 हो जाएगा। यहाँ पर मुझे यहाँ पर भी 2 पुट करना होगा, तो 2 0 का सम 2 हो जाएगा। अच्छा, 2 यहाँ पुट कर देने से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे -1 लिखना होगा, तभी -1 और 2 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। ओके, अच्छा यहाँ पर -1 आने से यहाँ पर मुझे क्या लिखूँ, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो मुझे यहाँ 2 लिखना होगा, 2 -1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर जो 2 है ना, इसकी वजह से ए वाला कवर हो जाएगा। कैसे, यहाँ मुझे क्या लिखना है कि इन दोनों का सम, इस 2 का और यहाँ का सम क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो इसको चेक करिए, तो ए यहाँ पर आएगा -1। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब नॉन एलोकेटेड सेल के लिए डेल्टा आई जे निकालूंगा। ए फॉर नॉन एलोकेटेड सेल डेल्टा आई जे का वैल्यू होता है सी आई जे माइनस यू आई प्लस भी जे। तो मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकलेगा, 2 और 0 सम कर दीजिए, 3 में से सब्ट्रैक्ट करिए तो 1 आएगा, पॉजिटिव है। यहाँ पर निकालिए 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1, 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर निकालिए 2 - 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1 है, 1 आएगा। 3 में से करेंगे 2 आएगा। यहाँ पर देखिए 2 और -1 हुआ, 4 में से यहाँ 3 हुआ। तो जितने नॉन एलोकेटेड सेल थे उनके लिए जो भी मैंने डेल्टा आई जे निकाला, डेल्टा आई जे वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, क्या ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ये ऑप्टिमल केस है ही। तो हम इस सिचुएशन में आंसर कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारा टोटल कास्ट है, बहुत ही आसान है। टोटल कास्ट को आपको फाइंड करने के लिए टोटल ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, टी कास्ट, कैसे, देखिए यहाँ पर 10 है और इसका जो चार्ज है पर यूनिट 2 है, तो 2 × 10 प्लस यहाँ पर 2 है, एप्साइलन है, तो 2 × एप्साइलन, फिर प्लस यहाँ पर 1 × 15 प्लस 10 × 1 यानी 1 × 10 प्लस 1 × 30। ओके, इस तरीके से। और लास्ट में मैं यहाँ पर केस ले लूँगा लिमिट एप्साइलन 10 to 0। तो एप्साइलन 10 to 0 करने से ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा यही। तो यहाँ से मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, 20 + 15 + 10 + 30। ओके, तो यहाँ से 30, 10, 40 और यहाँ से 55 और 20 यहाँ पर तो हो गया 75। ओके, तो इस तरीके से हम लोग नॉन डिजेनरेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। बस में इस एप्साइलन को इंसर्ट करना था, बाकी सारी जो प्रोसेस है पूरा नहीं वाला था। अगर यहाँ पर मान लीजिए लेट कर लीजिए कि लास्ट में जो डेल्टा आई जे है ये क्या आ जाता, नेगेटिव आ जाता, तब मैं क्या लगाता, तब मैं लगाता मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यानी कि मोडी मेथड। तो इसी मोडी मेथड का यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि पिछले प्रॉब्लम या पिछले वीडियो में 2-4 सवाल, दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बताया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं और उससे कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, फिर यहाँ पर चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी प्रॉब्लम लेकर के आता हूँ, तो फिर आप उसको विजिट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।